नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज जहां बैठा हूं, कभी वहां दुनिया से आने वाले छात्रों ने ज्ञान हासिल किया, क्योंकि मैं ज्ञान की भूमि पर हूं। और नालंदा को अलग अलग नामों से कहा जाता है, लेकिन एक अर्थ उसका है कि जहां ज्ञान का स्रोत हो, यानी जहां से ज्ञान उपजता हो। यहाँ मैं नालंदा के इस समय खंडहरों में हूँ। अगर ये चलता रहता तो दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिनके नाम आप आज सुनते हैं, वो इसके सामने कुछ भी नहीं होती, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी। जिस समय दुनिया ने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोचा भी नहीं था, उस वक्त यहाँ दुनिया भर से हज़ारों पढ़ने वाले लोग आया करते थे। ज्ञान की तलाश में आने वाले चीन, हिंद चीन, तमाम जगह से आने वाले यहाँ यात्रियों ने आकर यहाँ शिक्षा हासिल की, और वो लोग तमाम अपने देश में, दुनिया में ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में रहे। ये नालंदा के खंडहर हैं, चूँकि अब खंडहर ही इनको बोला जाता है, लिखा जाता है, क्योंकि आप इतिहास के अपने उस पन्ने को, गौरवशाली पन्ने को जब यहाँ आकर देखते हैं तो सिर्फ खंडहरों के तौर पर ही देखते हैं। तो इस पर हमेशा एक विमर्श भी हुआ। मैं इसकी कहानी को आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन एक विमर्श जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, चूँकि आज हमारा ये विषय, चूँकि बिहार के चुनाव में हम लोग घूम रहे हैं। बिहार का चुनाव भी विहार से कहा जाता है कि बिहार शब्द भी विहार से आया, यानी जिस तरह से बौद्ध धर्म के बड़े बड़े विहार हुआ करते थे, जहाँ शिक्षा की या बौद्ध भिक्षुकों के रुकनों की जगह हुआ करती थी, उन तमाम के नाम पर ये बिहार इसको कहा गया, ये भी माना जाता है। लेकिन हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं, नालंदा आखिर हमारे इतिहास में क्या जगह रखता है। पूरी दुनिया में इसको विश्व विरासत भी कहा जाता है। ये विश्व विरासत है, इसको यूनेस्को ने इसको ये दर्जा दिया हुआ है। तो कहानी क्या बनती है, हम लोग इस पर बात करेंगे, क्योंकि एक लंबा सब्जेक्ट है, इसलिए हम इधर से उधर भी कई बार बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि एक नरेटिव क्या, क्यों नालंदा हमारे लोगों के जहन में उस तरह से नहीं आता। जब हम लोग नालंदा की बात करते हैं, जब बिहार में आते हैं, या कुछ टेक्स्ट बुक में आप नालंदा को सुनते हैं, लेकिन नालंदा हमारे अंदर से नहीं आता। हमारे अंदर से उस आग की लपट नहीं निकलती, उसकी तपिश हमको महसूस नहीं होती, जिसने इस खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी को, इस अद्वितीय यूनिवर्सिटी को एक खंडहर में बदल दिया। यानी वो आग जो बख्तियारुद्दीन खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जलाते हुए लगाई थी। ये पूरी दुनिया में जिस वक्त ये यूनिवर्सिटी बन रही थी, उसके भी 100, 125, 200 साल बाद दुनिया में उठी हुई काली आंधी की तरफ से, यानी बर्बर आक्रमणकारियों की उस जमात का हिस्सा था बख्तियारुद्दीन खिलजी, जो दुनिया में कहीं भी ज्ञान के सोर्स को जलाने पर लगी रही। ये इतिहास के पन्नों से है। ये अलग बात है कि यह वामपंथी नैरेटिव ने आपके देश के इतिहास को जलाने का काम किया, यानी बख्तियारुद्दीन खिलजी ने तो इस यूनिवर्सिटी को जलाया था, और उसके बाद वामपंथियों ने इस देश में इतिहास को ही जला दिया। हम लोग जब बात करते हैं नालंदा की इस खूबसूरत, तो उस नैरेटिव पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं कि आपको एक बार मैं बता सकूं कि इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एक ऐसा इतिहास है जो हमारे बच्चों को सबको जीना चाहिए था, इस इतिहास के साथ रहना चाहिए था। ये हम लोग अगर देखते हैं, ये सबसे खूबसूरत सा ये जो है, आप जब आते हैं तो यही मेन जगह आपको अभी दिखाई देती है, क्योंकि ये 1924-25 में नालंदा को जब दोबारा से खोजा गया, क्योंकि जला दिया गया तो लोग उसके बाद भूल गए, और उसके जलाने की कहानी तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी दर्दनाक है और उसके कितने हिस्से हैं। लेकिन यहाँ नरेटिव किस तरह बनते और बिगड़ते रहे, ये भी बताएंगे। पहले हम इस पर आते हैं कि ये देखते हैं कि ये कहता क्या है, क्योंकि ये मंदिर संरचना जो 3 यही मुख्य मंदिर है। जब 425 में कुमार गुप्त ने, जो गुप्त वंश का शासक था, उसने इसकी स्थापना की थी। आप देखेंगे कि ये आज भी 415 से लगाइए तो आप इसके बाद 1600 साल पहले अगर इसको स्थापित किया गया था, तो उस वक्त क्या था। ये मंदिर में ये सबसे खूबसूरत है। अगर आप इसको देखते हैं, ये जितने भी मंदिर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसमें 7 चरण हैं, हालांकि कहा जाता है पहले 3 चरण में छोटे हैं, जिन्हें वापस ढका गया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि इसके बाद ये 6ठी शताब्दी का, लोग 5वीं से 6ठी शताब्दी का जो दूसरा आपको दिख रहा है, ये वो दौर है जब गुप्त साम्राज्य ने सिर्फ इस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया, और इसको खड़ा करने के बाद पूरी दुनिया से आने वाले विद्वान लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। यानी जो पूरे देश के लोग थे वो यहाँ रहे, जो सारे उस समय हिंदुस्तान की जो भी भव्य संस्कृति थी, चूँकि ज़ीरो भी आपको मालूम है इसी दौर में खोजा गया था, आर्यभट्टीय परंपरा में, और तमाम चीज़ इसमें भाषा शास्त्र, आयुर्वेद, तमाम चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन ये आज भी आपको इतनी भव्यता के साथ दिखता है कि ये ऐसा लगता है कि जैसे आज भी आप इसके अंदर
कोई आवाज़ महसूस कर सकते हैं। इससे अगर हम लोग ये आपको दूर तक, ये बहुत ही विशाल कैंपस है, इसको आप एक उसमें देखें। लेकिन जब ये गुप्त साम्राज्य हुआ, उसके बाद पाल साम्राज्य, तमाम राजाओं ने इसको वो दी, आर्थिक मदद दी। और यहाँ तमाम सब्जेक्ट पर जब पढ़ा रहे थे दुनिया भर के बहुत सारे उनके नाम हैं। अगर हम लोग उनको देखने की कोशिश करें कि किस तरह से यहाँ अलग अलग समय पर दुनिया के बड़े आचार्यों ने, सारीपुत्र जिसमें सबसे बड़ा नाम है सारीपुत्र का, सारीपुत्र महात्मा बुद्ध के उन शिष्यों में थे जिन्होंने उसके बाद बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। तो ये उनका जन्म था, ये जन्म स्थली थी। लेकिन अलग अलग आप ये देखेंगे, यहाँ 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे, 10,000 छात्र, और वो भी दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए। ये बात कोई कहानियों में सुनाई गई बात नहीं है कि आपको कोई किस्से सुन रहे होंगे या आपको कोई कहानियाँ सुना रहा होगा। ये सब बातें हैं जो दुनिया के, आपके देश के इतिहास में नहीं, क्योंकि आपकी लाइब्रेरी को तो यहाँ एक बार जलाया गया, इसको तो एक बार जलाया गया, लेकिन आपके इतिहास को तो बार बार लगातार जलाते रहे वो तमाम हिस्टोरियंस, वामपंथी हिस्टोरियंस, जिन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि यहाँ जो भी कुछ आया वो तभी आया जब यहाँ बर्बर हमलावर जो 8वीं शताब्दी में जिन्होंने इस देश पर हमले करने शुरू किए, क्योंकि वो लूट के अलावा कुछ जानते नहीं थे और उन्होंने ज्ञान की किसी परंपरा के साथ उनका कोई रिश्ता, कम से कम उन्हीं का इतिहास कहता है। लेकिन हम लोगों ने एक अलग सा इतिहास बना दिया था, जिसको हम देख रहे थे कि साहब वो लोग हैं जो जिन्होंने आके यहाँ बड़े बड़े मीनारें बनाई, जिन्होंने बहुत बड़ी चीज़ें बनाई, लेकिन वो जहाँ से आए उन्होंने वहाँ कुछ नहीं बनाया। उनके पास वहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ था। तो जब हम लोग यहाँ आते हैं, चूँकि बख्तियारुद्दीन खिलजी के उस पाप को छिपाने के लिए आपको इस तरह की कहानियाँ लगातार बनानी पड़ती थी। यहाँ बहुत सारे, जब आप गाइड से सुनेंगे तो वो इस यूनिवर्सिटी को बनाने वाला गुप्त वंश के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त इस देश का स्वर्ण काल था। 250 से जो एडी से अगर शुरू किया जाता है, गुप्त वंश के शुरुआत होती है, और वो वैष्णव अगर धर्म के तौर पर देखा जाता है, हिंदू धर्म के तौर पर, लेकिन वो किसी भी तरह की कोई कट्टरता या कटुता आपको दिखाई नहीं देती कि वो इतिहास के आईने में हो। लेकिन जैसे यहाँ इतिहास क्रिएट किया गया, उसमें वो सब चीज़ें दिखती हैं। देखिए कितना खूबसूरत, मैं बीच बीच में आपको ये भी दिखा रहा हूँ। ये तमाम उस वक्त अलग अलग हिस्से हुआ करते थे। यहाँ की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी, लाखों किताबें थी, जिनको जब बख्तियारुद्दीन खिलजी ने जलाया, चूँकि आने के बाद यूनिवर्सिटी में जब उसको जलाया गया तो उसने यहाँ रहने वाले तमाम 10,000 लोगों को उसके इतिहास के मुताबिक, और मैंने आपको कई बार दिखाया है वो वर्णन मैंने आपको कई बार दिखाया है कि जो हिंदुस्तान के अरेबिक और पर्शियन हिस्टोरियंस जो उन हमलावर और बर्बर हमलावरों के हत्यारों के साथ आए थे, उन्होंने उसको पर्शियन में और अरेबिक में लिखा था। उसका ट्रांसलेशन फिर बाद में किया गया, तो मैंने वो आपको कई बार दिखाया भी है। तो उसी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इस यूनिवर्सिटी पर बख्तियारुद्दीन खिलजी ने हमला किया, तो उसको इसके हमले पर उसने यहाँ आने के बाद उसने देखा कि यहाँ लोग, चूँकि उसको लगा कि ये तो विधर्मी हैं, और इसीलिए उसने 10,000 लोगों की हत्याएं की। यहाँ के 10,000 लोगों को कत्ल कर दिया, बिहेडेड कर दिया गया उनको। और पूरी यूनिवर्सिटी में पहले कत्ल कर दिया गया। ये कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब वो कत्ल कर दिया गया, उसने आके 3 फ्लोर पर 3 सेक्शन थे जिनको ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा में लिखा। उन्होंने यहाँ 5 साल अध्ययन किया और फिर अध्यापन भी किया। इसके अलावा इत्सिंग यहाँ आया जो चाइनीज़ हैं। और मैं ये जो बातें बता रहा हूँ, अब आप द गोल्डन रोड एक बेहद खूबसूरत किताब विलियम डेलरिम्पल की है, जिसने इस पर बहुत बड़ा ऐतिहासिक बहुत सारे सोर्सेज, उसने चाइनीज़ सोर्सेज को बहुत कोट किया, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये तरीका हो गया था कि जो भी कोई इतिहास की कोई कहानी है वो आपको रोमिला थापर से सुननी है या इरफान हबीब से सुननी है, क्योंकि अगर आप उनके अलावा कुछ सुनेंगे तो वो ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। और उनका तमाम जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी और सब पर उनका कब्जा था। मध्यकाल वो सुना रहे थे और एंशिएंट हिस्ट्री वो सुना रही थी रोमिला थापर, जिसने कभी ज़िंदगी में संस्कृत नहीं पढ़ी। तो उनको अगर दूसरी दुनिया के देशों में कोई सोर्सेज थे जो हमारे देश के बारे में कुछ बता रहे थे, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था, क्योंकि उसमें अगर वो भारत की मान्यता की बात कर रहे थे तो उनका नैरेटिव टूट रहा था। क्योंकि नैरेटिव तो ये है ना कि भारत में नैरेटिव तो सिर्फ ये है कि ये देश टुकड़ों में बटा हुआ था, यहाँ जातियों ने क्या किया था, ये तमाम चीज़ों का ये नैरेटिव आपको जब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ दिखती हैं तो ये टूटता है। क्योंकि यहाँ तमाम उसके अलग अलग देशों से आते थे, अलग अलग लोग थे, यहाँ कहीं जाति का कोई तो नाम नहीं सुना गया। यहाँ तो कोई इस तरह की चीज़ें उनके पास नहीं है, वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानियाँ क्रिएट की जाती रही। अब तो ये खैर आपने देखा ही है, अब तो ये टूट गया है
ये एजेंडा भी टूटा है। खैर अब आप आ जाते हैं इस खूबसूरत सी जगह पर। मुझे लगता है कि ये भी देखिए आप इतिहास के इस पन्ने पर अब कुछ चीज़ें नई की जा रही हैं कि उस पर सेव करने की कोशिश है। आप ये देखिए ये तमाम अलग अलग समय हिस्से हैं, क्योंकि सारा चीज़ तो नहीं खोज पाए थे। जो जला दिया गया था, जला देने के बाद ये बहुत समय तक वीरान पड़ा रहा और सदियों तक 13वीं शताब्दी जब तक उसने नहीं जलाया था बख्तियारुद्दीन खिलजी ने ये, तब तक ये कुतुबुद्दीन ऐबक का वो भी ये माना जाता है कि गुलाम वंश का वो सेनापति था और उसने आके ये जलाया था, जिसने बाद में बंगाल तक विजय हासिल की थी। ये वो तमाम चीज़ें मिटा दी, उसको लगा कि उसने इतिहास को मिटा दिया, लेकिन इतिहास तो फिर रिसरफेस होता है और ख़ास तौर से जब आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ये खूबसूरत सी जगह है, आप देखेगा ये मंदिर की तरह अलग अलग जगह। यहाँ अभी तो बौद्ध मूर्तियाँ आपको दिख रही हैं, उस समय की हैं ये। आप ये सोच के देखिए कि ये 1600 साल से अपनी कहानी सुनाने के लिए बैठी हुई हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये सबक हासिल होते रहें कि अब जब भी आप अपने यहाँ कमज़ोर होते हैं, जब भी आप अपने यहाँ डिवीज़न में होते हैं, तब आपके साथ क्या होता है। क्योंकि ये खूबसूरत, हाँ तो माफ़ कीजिएगा, मैं जिस कहानी पर था, जब उसने 10,000 लोगों को कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद उसका सामना हुआ एक ऐसे विशाल विशाल पुस्तकालय से जो 3 हिस्सों में था। रत्नोदधि या उसको कहा जाता, 3 अलग अलग हिस्से थे। मैं उसका नाम आपको अभी जहाँ तक मुझे याद है रत्नोदधि और दधि सागर, इस तरह से उसके नाम थे तीनों। और लाखों किताबें थी, एक दो नहीं, लाखों किताबें थी। और वो किताबें सालों सालों के अध्ययन का संचयन थी, जिनमें से बहुत सारी किताबें आपको ह्वेनसांग ने, चूँकि पूरा का पूरा उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा, यहाँ से जाने के बाद एक पूरी विशाल श्रृंखला लिखी और उसी से इस पूरे विश्वविद्यालय की कहानी भी सामने आई, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय ये माना जाता है। उस वक्त ये कहानी आई, तो उसी कहानी में उन्होंने इस पूरी कहानी को बताया कि किस तरह से जब बाद में ये बताया गया कि जब 10,000 लोगों को मार दिया गया, ये कहानी तो फिर बाद की है, कि जब वो मार दिया गया 10,000 लोगों को, तो जब वो बख्तियारुद्दीन खिलजी की फ़ौज के सामने वो विशाल लाइब्रेरी आई, तो उसको समझ में नहीं आया कि आखिर इन किताबों में लिखा हुआ क्या है। चूँकि वो तो कहीं ऐसी जगह से आई नहीं थी, इतिहास में तो आपको मालूम है, क्योंकि जिस विचारधारा को वो प्रतिनिधित्व कर रहा था, या जिस विचारधारा के अंतर्गत वो था, वो तो ये मानती है कि उसकी शुरुआत ही अज्ञानता से होती है। लेकिन ये बात कही जाती है कि दौरे जाहिलिया उससे पहले था। लेकिन आप ये सोचिए कि उस समय चूँकि ये तो रिकॉर्ड है, ये कोई किस्सों में कहानी नहीं है, तो उस समय 3 मंजिला जब उसमें किताबें देखी, उनसे किताबों से टकराया, उसके लिए तो समझना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, वो तो था नहीं। तो लिहाजा उन्होंने गाँव के लोगों को पकड़वाया, जो सब लोग कहते हैं कि गाँव के लोग कहाँ हैं, उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि इन किताबों में क्या लिखा हुआ है, ये बताइए। क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि किताबों में लिखा हुआ, लेकिन गाँव वालों ने कहा कि वो तो नहीं जानते हैं इसको, क्योंकि जो लोग जानते थे वो लोग तो आपने जला दी, उनकी तो गर्दनें काट दी। तो लिहाजा 10,000 लोगों की आपने जब गर्दनें काट दी और उनको आप जानते नहीं थे, पढ़ाई के बारे में आप जानते नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप क्या करेंगे? आपने वही किया जो आपको तय था, यानी उनमें आग लगा दी गई। ये 9 महीने तक अलग अलग सोर्सेज हैं, ये कोट करते हैं कि ये 9 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही, जिसमें हज़ारों सालों के ज़िंदगी के अनुभव, पूरा ज्ञान, पूरा उस समय का ज्ञान था। और वो दुनिया भर की अलग अलग जगह की दुनिया के आए हुए विद्वानों ने वो लिखी थी, क्योंकि तो 10वीं-11वीं शताब्दी में उसने किया। तो अगर मैं ये देखूं कि किस तरह से इस पूरे जब वो जला दी गई और किताबें बची नहीं, तो आपके पास ये बताने के लिए भी नहीं था कि आपके पास क्या रहा, कहाँ से एक श्रृंखला चली। और तभी आपने ये भी बहुत बड़ा क्लेम कर दिया हिस्टोरियंस ने कि साहब इनको तो लिखने की आदत नहीं थी। अगर वो लिखने की आदत नहीं थी, तो वो लाखों किताबें किस चीज़ की थी? यानी इतिहास के बारे में बताने की आदत नहीं थी, तो फिर वो लाखों किताबें आखिर आई कहाँ से थी? वो लिखी किसने थी? तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो है सबका जितने भी हम लोग अक्सर मिथ पालते हैं, उन सबको नालंदा तोड़ता है। नालंदा की और कहानी के लिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें अलग-अलग हिस्सों में क्या है, क्योंकि फिर जब ये इसके बाद जलाने के बाद इस पर पन्ने पर डालते रहे। अभी तो आप जानते ही हैं कि नालंदा के बराबर में ही बख्तियारपुर वो जगह भी है, जो उस आक्रमणकारी के नाम पर है। यानी रेलवे स्टेशन भी उसी आक्रमणकारी के नाम पर, नालंदा के खंडर हैं लेकिन आक्रमणकारी के नाम पर रेलवे स्टेशन है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा ये देखेंगे, क्योंकि ये तो बेहद खूबसूरत है। हम लोग आपको अलग अलग हिस्सों का दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये जगह भी
चूँकि यहाँ क्या था कि अलग-अलग आचार्य 2000 से 3000 यहाँ शिक्षक माने जाते थे, जो इत्सिंग और ह्वेनसांग ने अपनी किताबों में भी लिखा है और अलग-अलग उससे शोध से मिला कि ये लगभग 10,000 पर 3000 टीचर्स थे और वो तमाम दर्शन शास्त्र से लेकर आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद एग्जैक्ट नहीं, मतलब चिकित्सा से लेकर तमाम चीज़ों पर पूरी दुनिया से, हिंद, चीन से या जहाँ से भी उनके पास अलग-अलग सोर्सेज से जो आए थे, उन सबको यहाँ उन्होंने रखा हुआ था। अगर हम लोग वो देखते हैं तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इस पूरे को मंदिर, ये था मंदिर, इसको संख्या जो है 12 है। अलग अलग समय में वहाँ जो हमने देखा था मेन मंदिर, वो मंदिर नंबर 3 था, ये मंदिर नंबर 12 है। तो टूटे हुए आपको पत्थर भी दिख रहे हैं और ये उस समय का ही है। इसमें बाद में इसको ऐसे ठीक किया गया और समय समय पर संरक्षित किया जाता है। लेकिन चूँकि ये खुला ओपन है, इसीलिए आपको कई बार ये चीज़ें दिखेंगी। ये देखिए मंदिर संख्या 12 है। ये मंदिर अत्यंत आकर्षक बहु है, जिसमें निर्माण के कम से कम 2 चरण स्पष्ट देखे जा सकते हैं। दूसरा चरण ध्वंसाशीष पर बनाया गया। प्रथम चरण में मंदिर की बाहरी दीवार और सजावटी उभारों वालों से युक्त है, जिसमें कुछ मूर्तियां हैं, मूर्तियां सजाई गई हैं। दूसरे चरण में भाइयों में प्राय शादी है, लगभग 52 ये दरअसल उसी समय है। चित्र मूर्ति के चिन्ह अभी भी मौजूद हैं। 4 कोनों पर मंदिर बने हुए थे और ये पहला चरण मंदिर की संख्या 3 के 5वें चरण के, यानी ये 6ठी शताब्दी का, यानी जो इसका पहला चरण था वो 5वीं शताब्दी के समय, उसी समय शुरू हुआ जब कुमारगुप्त ने इसको बनाया था। उसी समय का एक पहला समकालीन मंदिर था। चूँकि उसका बताना यह है कि 2 हिस्सों में बना हुआ था। पहला मंदिर बेहद खूबसूरत था, दूसरे की जो दीवारें वो सादी और उसकी तरह से हैं। लेकिन नालंदा की इस खूबसूरती की कहानी तो हम लोग इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, लेकिन इसको बदसूरत बनाने वाले आदमी की कहानी के बारे में बहुत कम अनभिज्ञ हैं। जबकि ये तो इतिहास के हिस्सों में हो जाना चाहिए था कि आखिर ये नालंदा इतना खूबसूरत जो यूनिवर्सिटी, और ये भी अब चूँकि द गोल्डन रोड में उसने बहुत बड़ा, विलियम डैलिम्पल ने इसके बारे में बड़ा अच्छा एक लंबा विस्तृत वो लिखा है, जिसमें उसने बताया कि किस तरह से पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स अलग अलग रहकर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने के लिए तैयारी किया करते थे। उन्होंने संस्कृत लिखा है। हो सकता है इस बात पर यहाँ बहुत सारे लोग विवाद करने लगे, क्योंकि यहाँ मैंने किसी गाइड के मुंह से ये भी सुना है कि इसको नष्ट करने का काम शंकराचार्य ने किया था, आदि गुरु शंकराचार्य ने। अगर हम इसको देखें कि ये बड़ा दिलचस्प बात हो सकती है कि आप जिस गुप्त साम्राज्य के जिस इसको रखा है और उसको उसी धर्म के लोग ये करते, कोई इतिहास का कोई वर्णन नहीं है, कोई चीज़ नहीं। चूँकि बौद्ध धर्म के बहुत सारी चीज़ों में इस बात का वर्णन किया गया और बाद में ये भी अवान्तर में है, जिनमें भगवान आदि गुरु शंकराचार्य को काफ़ी उनके लिए काफ़ी कुछ उस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं। और उसको यहाँ वो लोग, आपको कुछ लोग जानबूझ के, एक से मेरी बात भी हो गई, बहस भी हुई, क्योंकि ये इतिहास में लिखा हुआ है कि बख्तियारुद्दीन खिलजी ने जला दिया और वो आने वाले लोगों को ये समझा रहे हैं कि इस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वालों में या इनको नष्ट करने वालों में वो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य का नाम भी लेते हैं। क्योंकि ये कहानियाँ तो लगातार चलेंगी। मुझे लगता है कि हम लोग नालंदा की इस कहानी को अब यहीं करते हैं, आगे फिर और चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन नालंदा चूँकि बिहार के अंदर है और नालंदा पर बात ना करें तो ये नहीं हो सकता। इस पर हम लोग वीडियो के साथ फिर लाइव पर भी बात करेंगे। आज के लिए अभी इतना ही। नमस्कार।